बिस्मिल्लाह, वेलकम टू एमके एकेडमी। लास्ट लेक्चर्स में हम बी सप्लाइन कर्व के लिए मैटलैब कोड जनरेट कर रहे थे, तो हमने नॉट वेक्टर क्रिएट कर लिए थे एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके अलावा हमने अपने मेन कोड में पैरामीटर वेक्टर एक्स क्रिएट कर लिया था एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया था हमने फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस के लिए, विच इज अ मैट्रिक्स N1. Today in this video we are going to generate a MATLAB code for the second order B spline functions and सबसे पहले हम इसका user defined function बनाएंगे function, फिर N2 which is the variable we are using for the second order B spline functions. N2 हमारे पास एक मैट्रिक्स है और फंक्शन का नाम सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस, फिर इनपुट वेरिएबल्स टी एक्स के, सैंपल साइज N1 एंड पीरियोडिक, ये हमारे एज अ इनपुट यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं। ओके, M1 वेरिएबल विच इज द लेंथ ऑफ टी यानी कि लेंथ ऑफ नॉट वेक्टर, M2 वेरिएबल विच इज द लेंथ ऑफ पैरामीटर वेक्टर x, लाइक फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस, ये वहां पे भी हमने M1 और M2 वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। सो सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन N2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको जीरोज वाले मैट्रिक्स में सेव कर लेंगे। N2 इज इक्वल टू जीरोज जिसका ऑर्डर है M1 माइनस 2 क्रॉस M2। आपको पता है कि जब हम सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस बनाते हैं तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस होते हैं वो साइज ऑफ नॉट वेक्टर से 2 कम होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो नॉट वेक्टर है वो 7 लेंथ का है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस 5 बनेंगे। ओके, यानी कि 7 माइनस 2। तो इसी तरह यहाँ हमने M1 माइनस 2 कर दिया है कि हमारी इतनी रोज बने और हर रो के लिए हमारे पास तमाम पैरामीटर वैल्यूज यूज हों M2। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो बनेगी वो N12 को शो करेगी, सेकेंड रो N22, थर्ड रो N32 एंड सो ऑन। N12 में हमारे पास जो उसके कॉलम्स हैं N12 के, फर्स्ट रो के तमाम कॉलम्स हमारी जो नॉट वैल्यूज हैं उनके लिए N12 की वैल्यूज शो करेंगे। ओके, आप देखिए अगर हमारे पास नॉट वेक्टर पीरियोडिक नॉट वेक्टर है, ओके, अगर हमारे पास नॉट वेक्टर पीरियोडिक नॉट वेक्टर है तो हमारे पास जो टी बनेगा यानी कि नॉट वेक्टर वो 0 1 2 3 4 5 6 बनेगा। और फर्स्ट नॉन जीरो बी सप्लाइन फंक्शन के लिए हमारे पास 0 1 2 नॉट वैल्यू यूज होगी और लास्ट बी सप्लाइन फंक्शन के लिए हमारे पास 4 5 6 नॉट वैल्यू यूज होगी। तो फर्स्ट बी सप्लाइन फंक्शन के लिए हमारे पास फर्स्ट नॉट वैल्यू यूज होगी एज अ फर्स्ट नॉट वैल्यू, और हमारे पास जो लास्ट बी सप्लाइन सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन है उसमें हमारे पास 4 5 6 यानी कि वो हमारा फोर्थ, ये 1 2 3 4 फिफ्थ नॉट वैल्यू से स्टार्ट होने वाला बी सप्लाइन फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास यानी कि जो फर्स्ट हमारी फॉर द केस ऑफ पीरियोडिक नॉट वेक्टर्स हमारी जो फर्स्ट नॉन जीरो सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन है वो फर्स्ट नॉट वैल्यू से स्टार्ट होगा और लास्ट नॉन जीरो सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन हमारा फिफ्थ नॉट वैल्यू से स्टार्ट होगा। इस फिफ्थ नॉट वैल्यू को हम M-2 भी कह सकते हैं, जैसे हमने 7-2 किया था तो वो फिफ्थ थी। तो इसीलिए हम सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन में K1 यानी कि जो हमारी फर्स्ट नॉट वैल्यू है जिससे हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन बनता है वो K1 है, और लास्ट सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन में जो हमारी नॉट वैल्यू है स्टार्टिंग वो M1-2 है। तो यहाँ पे K1 हमारा 1 है, K2 हमारा M1-2 है। लेकिन फॉर द केस ऑफ ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स, अगर हमारे पास जो नॉट वेक्टर्स हैं वो पीरियोडिक ना हो बल्कि ओपन हो, यानी कि पीरियोडिक की जो हमारी वैल्यू है वेरिएबल पीरियोडिक की वो 0 हो, तो हमारे पास जो नॉट वेक्टर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से नॉट वेक्टर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो बी सप्लाइन सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन बनेगा उसमें
0 0 0 0 1, ये वाली 3 नॉट वैल्यूज होंगी, 0 0 1। और जो हमारा लास्ट नॉट सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन बनेगा उसमें हमारे पास 1 2 2। ओके, ये हमारे पास नॉट वैल्यूज यूज होंगी। तो हमारे पास K1 यहाँ बन रहा है K-1, यानी कि सेकंड बन रही है, तो हमारे पास K हमारा 3 है, तो 3-1, ओके सेकंड। इसी तरह अगर हम लास्ट देखें तो 1 2 3 4 फोर्थ M-K, ठीक है, 7 - 3 विच इज 4, तो यहाँ पे M-K हमारा K2 बन रहा है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर। यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के केस में हमारी जो फर्स्ट नॉन जीरो सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन है वो K-1 नॉट वैल्यू से स्टार्ट होगी और लास्ट सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन हमारा K2 यानी कि M1 - K नॉट वैल्यू से स्टार्ट होने वाली सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे पीरियोडिक और ओपन यूनिफॉर्म में ये डिफरेंस है। ओके, अब आप एक बात नोट कर लीजिए, जब हमने रिकर्सिव फॉर्मूला देखा था फॉर द बी सप्लाइन कर्व, तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या फॉर्मूला था। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो इसमें आप देखिए जब हमारे पास ये रिकर्सिव फार्मूला है, जब हम k की जगह 2 पुट करते हैं यानी कि सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस बनाते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। आप देखिए जब हम फर्स्ट जो है वो नॉन जीरो बेसिस फंक्शन बनाएंगे फॉर द यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर, तो उसमें हमारे पास जो नॉट वैल्यूज यूज हो रही हैं वो 0 0 1 यूज हो रही हैं। ठीक है, नॉट वैल्यूज यूज हो रही है 0 0 1, यानी कि xi हमारा 0 है, xi+1 हमारा 0 है और xi+2 हमारा 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम 0 में से अगर यहाँ 0 माइनस करेंगे, अगर हम इधर उन नॉट वैल्यूज की वैल्यूज पुट करें तो 0 - 0 अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि हमें हमने ये एक्सप्रेशन नहीं लिखना रिकर्सिव फॉर्मूले को लिखते हुए फॉर द फर्स्ट नॉन जीरो नॉट सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन। इसी तरह जब हम लास्ट नॉन जीरो सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो नॉट वैल्यूज यूज हो रही होती हैं वो 1 2 2 हो रही होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए अगर 1 2 2 की बात करें तो xi1 xi+1 2 xi+2 2, तो xi+1 xi+2 माइनस xi+1 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 - 2 यानी कि 0 आ जाएगा एंड समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड बन जाएगा। तो हमने फॉर द लास्ट सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन हमने सेकेंड टर्म नहीं लिखनी और द फर्स्ट के लिए हमने फर्स्ट टर्म नहीं लिखनी। ओके, तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। हमने जब मैटलैब में इसको यूज करना है कोड में अपने, तो हमने फर्स्ट के लिए फर्स्ट टर्म नहीं लिखनी और लास्ट बेसिस फंक्शन के लिए लास्ट टर्म नहीं लिखनी। सो फॉर i इज इक्वल टू k1 हमने फर्स्ट बेसिस फंक्शन के लिए यूज किया था, तो i इज इक्वल टू k1 के लिए हमने जो है वो यहाँ पे, अब J1 और J2 को मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले आप देखिए फॉर i इज इक्वल टू k1 हमने यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लिख दिया है जो कि हमारे पीरियोडिक के लिए, इफ पीरियोडिक इज इक्वल टू 1, यानी कि पीरियोडिक के केस में हमने सेम वही फॉर्मूला लिख दिया है जो कि हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला था फॉर k इज इक्वल टू 2 एंड, लेकिन अगर जब हमारा एल्स यानी कि पीरियोडिक 1 के बराबर नहीं है तो हमने इसमें फर्स्ट टर्म को रिमूव कर दिया है, ओनली सेकेंड टर्म इंक्लूड की है। ठीक है, और बाकी फॉर k1+1 से लेके k2-1 तक हमने पीरियोडिक और जो हमारा ओपन यूनिफॉर्म है उसके लिए सेम फॉर्मूला यूज किया है, और जबकि हमारा जो लास्ट i इज इक्वल टू k2 है उसके लिए हमने पीरियोडिक के लिए तो सेम वही रिकर्सिव फॉर्मूला यूज किया है दोनों टर्म्स मिला के, लेकिन ओपन यूनिफॉर्म के लिए हमने फर्स्ट टर्म नहीं लिखी, सिर्फ सेकेंड टर्म इन्वॉल्व की है। ओके, आई होप आपको ये इफ एल्स कंडीशन की समझ आ गई होगी।
अब हमने J1 और J2 की बात करनी है। अब देखिए हमारा J1 और J2 क्या है। जब हम लेते हैं x, J1 J2 हमारे x की वैल्यूज हैं एक्चुअली। जब हमने सैंपल साइज 5 रखा हुआ है तो आप देखिए फर्स्ट जो हमारी बी सप्लाइंट बेसिस फंक्शन है वो हमारा n 0 0 0 1 2 3 4 5 इस नॉट वैल्यू से शुरू होती है एंड 1 2 3 4 5 एंड मतलब आगे चली जाती है, तो यहाँ तक हमारी 1 तक यूज होती है। तो फॉर द J1 मतलब जो हमारी फर्स्ट के लिए है वो हमारी क्या है, I-1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज प्लस 1। ओके, वही जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में यूज किया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो नॉट वैल्यूज यूज होती हैं तो हमने यहाँ पे J1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज -1 कर दिया था। जबकि अगर फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो J1 प्लस सैंपल साइज -1 किया था। इसकी वजह ये यहाँ पे हमारे पास एक जो स्पोर्ट इंटरवल है उसमें हमारे पास 2 नॉट वैल्यूज आती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 नॉट वैल्यूज आती हैं स्पोर्ट इंटरवल में। तो हमने यहाँ पे जो J2 है वो J1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज -1 किया है। ओके, सो यहाँ पे हमने N2I कोमा J1 कॉलन J2 यानी कि J1 से लेके J2 के कॉलम्स में हमारे पास ये Ni जो है यानी कि फॉर K1 प्लस 1 से लेके K2 माइनस 1 तक ये जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर बेसिस फंक्शंस बनेंगे इसमें J1 से लेके J2 कॉरस्पॉन्डिंगली कॉलम्स हमारे इंक्लूड हो जाएंगे जो कि नॉन जीरो होंगे। ओके, सो हमने ये अपना जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया है। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं अपने मेन फंक्शन में। सो जैसे हमने N1 लिखा हुआ है, N1 की प्लॉटिंग को हमने कमेंट में कर दिया है। अब हमने N2 फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे हमने इसके भी प्लॉटिंग करनी है, तो हमने इसको कमेंट को ऑफ कर देते हैं इसको। ओके, अब आप देखिए सबसे पहले हमने पीरियोडिक 0 रखा हुआ है, n = 3 है, k = 4 है, यानी कि हमारे पास 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं और थर्ड ऑर्डर की हमने बनानी है बेसिस फंक्शंस। तो आप देखिए ये हमारे पास बन गए हैं बेसिस फंक्शंस। और अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज कर दें फॉर 5 टू ओके, पहले 5 ही रख के मैं आपको N2 की जो वैल्यू है वो दिखाती हूँ कि किस तरह का बनता है। पीरियोडिक के केस में हमारे पास अगर हम रन करें तो ये इस तरह से हमारे सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस बन जाते हैं। और अगर मैं आपको N2 दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये देखें, क्योंकि हमने कहा था हमारा J1 0 से स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट N1 2 के लिए, फर्स्ट बेसिस फंक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर J1 हमारा 0 से शुरू हो रहा था और 0 पॉइंट ओके, ये तो हमारी वैल्यूज है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरामीटर्स यूज हुए हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी हमारे पास 8 9 10 पैरामीटर्स यूज हुए हैं फॉर द सेकेंड बी सप्लाइन N2 के लिए। Okay, if you have any query about this, you can ask in the comment section below. Thank you so much. Next video में हम थर्ड और फोर्थ ऑर्डर बी सप्लाइंग बेसिस फंक्शंस की कोडिंग करेंगे।